नमस्कार साथियों। हमारी ज़िंदगी में हमारी भावनाएं जो हैं वो अभिव्यक्त होती हैं शब्दों के माध्यम से, और ये शब्द जब कागज़ पर उकेरे जाते हैं तो वो लोगों तक पहुंचते हैं, और लोगों तक पहुंचकर वो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल भी अदा करते हैं। और इसीलिए जो साहित्यकार होते हैं उनका हमारे समाज में बहुत अहम रोल होता है। और इसी वजह से आज हमारे साथ स्टूडियो में एक जाना माना नाम साहित्य के क्षेत्र का हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र भीष्म जी आपका हमारे स्टूडियो में। महेंद्र भीष्म जी की अगर बात की जाए तो आप उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में आप रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल बेंच सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। तो आपकी ज़िंदगी में साहित्य की शुरुआत कब हुई? बचपन से शौक था या ग्रेजुअली जैसे जैसे ज़िंदगी देखी वैसे वैसे आपने लिखना शुरू किया? बहुत अच्छा प्रश्न है, पर इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जी। मेरा बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, और घर का ऐसा माहौल था। मेरे पितामह पंडित महेश प्रसाद अवस्थी जी और मेरे पिताजी पंडित ब्रजमोहन अवस्थी जी, ये बहुत लिटरेरी थे दोनों। और घर में इतनी पत्र पत्रिकाएं आती थी उस समय की, धर्मयुग से लेके कादम्बनी, नवनीत वगैरह, तो हम बच्चे लोग पढ़ा करते थे। तो पढ़ते पढ़ते मन में जिज्ञासा हुई कि कुछ हम लोग भी कल्पना की उड़ानें भरने लगे। और मेरे पिताजी भी लेखक थे, उनके आर्टिकल आते थे, किताबें भी हैं उनकी करीब 10-12। तो एक प्रेरणा वहाँ से मिली कि मैं जो भी कच्चा पक्का लिखता था तो वो बड़ा प्रोत्साहित करते थे मुझे। फिर मैंने अपने दोस्तों से अपनी कुछ कहानियाँ शेयर की जो लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपने जयशंकर प्रसाद जी की कहानी उठा ली है, आपने प्रेमचंद जी की कहानी ले ली है, और नहीं तो फिर आपने अपने पिताजी की कहानी चुरा ली है। तो मुझे लगा कि ना तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ना प्रेमचंद जी की है, ना पिताजी की है, मैंने ही लिखी, तो क्या मैं ठीक से लिख पा रहा हूँ इसका मतलब। तो फिर मैंने देवपुत्र में पहली कहानी भेजी। अच्छा। आज भी वो पत्रिका छपती है। तो उसमें मुझे 15 रुपए भी मिले थे, और तब मैं शायद 14-15 साल का ही था। तो इसके बाद वो जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब 71 युद्ध के ऊपर मैंने कुछ साहित्य पढ़ा। और मैं मल्टी साइंस का विद्यार्थी भी था उस समय। तो उस समय मैंने ये उपन्यास लिखा था, जय हिंद की सेना। इसके उसी समय एक उपन्यास और लिखा था जो 2020 में पब्लिश हुआ। तो ग्रेजुएशन में मेरे 2 उपन्यास आ गए थे, कुछ कहानियां आ गई थी, और तब मैं अपने मूल नाम से लिखा करता था। अच्छा। और जब मेरा पहला कहानी संग्रह आया 13 करवटें 1996 में, तब से मैं महेंद्र भीष्म के नाम से जानते हैं लोग मुझे थोड़ा बहुत। और मेरे 5 उपन्यास हैं, 6 कहानी संग्रह हैं, करीब 20-22 कहानियों पे नाट्यों का मंचन भी हुआ है जी। 3-4 शॉर्ट फिल्में भी बनी हैं। अच्छा। और करीब 7-8 PhDयाँ हो रही हैं से लिखे हुए साहित्य पर। हाँ। और लघु शोध कई हुए हैं। और क्रम चल रहा है, कुछ उपन्यास हैं 4-5 जो अभी लिखे जा रहे हैं, आधे अधूरे हैं जी। कहानियाँ करीब 10-12 हैं जो आधी अधूरी हैं। तो जब जैसा समय मिलता है अपने दायित्व से जी, तो वो समय मैं फिर अपनी इस हॉबी में लगाता हूँ, लिखने में लगाता हूँ, और एक मेरी सामाजिक प्रतिबद्धता भी है लेखन। आपने इतना सारी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें एक नाम पे मैं अटक गई हूँ, और वो नाम है 13 करवटें। इसका क्या टॉपिक रहा, क्या विषय रहा, और नाम का कितना असर होता है आपके उपन्यास पे? हाँ, बहुत असर होता है शीर्षक का। एक्चुअली उस समय जब मैं कहानियाँ ये लिख रहा था, छप रही थी, तो मेरे एक बहुत शुभचिंतक थे, वो उच्च न्यायालय में ही लोक निर्माण विभाग का मेंटेनेंस का कार्य देखते थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे, गोविंद प्रसाद शर्मा जी। उन्होंने कहा कि इसको एक किताब का रूप दीजिए, लोग आपको जाने तो मैं चूंकि उस समय प्रोटोकॉल और इससे बहुत व्यस्त कार्य देखता था, तो उनके सहयोग से 13 कहानियां उन्होंने सेलेक्ट की मेरी, जो उस समय की 20-25 कहानियों में से। तो नाम दिया गया 13 करवटें। तो अमूमन लोग 13 का अंक अच्छा नहीं मानते हैं, तो हम लोग कुछ उसके थे कि जो अच्छा नहीं मान रहे, क्यों नहीं अच्छा नहीं मान रहे, वो भी तो एक अंक है। तो फिर 13 कहानियां ही चयन की, 13 करवटें उन्होंने नाम दिया। और बाद में वो अच्छा भी लगा। उसमें एक लालच कहानी थी, उसमें टेलीफिल्म भी बनी, वो प्रदर्शित भी हुई 1999 में, उसमें टेलीफिल्म भी बनी थी। अच्छा। तो आपने अभी जिक्र किया उपन्यास का, आपने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, ज़्यादातर यथार्थ से जुड़ी होती हैं या काल्पनिक होती हैं? हाँ, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, लेखक जो होता है वो समाज में घट रही घटनाएं, प्रति घटनाएं
कहीं वो संवेदनशील होता है तो दुख महसूस करता है उन घटनाओं से, कभी उसे उल्लास मिलता है, और कभी जो व्यवस्थाएं हैं, भले वो सरकारी हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, उन व्यवस्थाओं में जब वो देखता है कि एक आम जन को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वो उन व्यवस्थाओं के विरोध में लिखता है और एक नई बात रखना चाहता है अपनी कलम के माध्यम से, जो कई लोगों के मन में विचार आता है कि हम इसको ऐसे निपटा कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वो केवल सोचते रह जाते हैं, पर जो कवि वो लेखक है वो फिर कलम में उतार देता है, वो समस्याएं जो है वो सामने रखता है। और कुछ साहित्यकार हैं जो इतना ही काम करते हैं लेखन का, कुछ हैं जो इसके अलावा एक्टिविस्ट की तरह भी काम करते हैं, जो लिखा है उसको निभाते भी हैं। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरा अगर उपन्यास आया 71 युद्ध के ऊपर, मैंने उसमें रिसर्च वर्क किया बहुत, तो मैं उन सेना नायकों से भी मिला जो पुरस्कृत हुए, जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी, उनके अनुभव भी मैंने देखे। और जब मेरा उपन्यास आया किन्नर का था, उसमें भी मैंने शोध किया और किन्नरों के जीवन में उनका रहन सहन, उनकी बहुत सारी चीजें, तो तब मैं उसे लिख पाया। तो जरूरी है कि कोई भी लेखक अगर कोई चीज लिखता है तो उसको पूरी समझ भी होना चाहिए। जैसे एक किरदार में जब आप एक एक्टर होते हैं तो आप एक किरदार में चले जाते हैं, उसको जीते हैं, उसकी उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं कि उसके कैरेक्टर को आप अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही जब लेखक एक उपन्यास लिखता है उसमें भी किरदार होते हैं, उन किरदारों का अपनी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव रहता है या फिर वो सिर्फ कलम और किताब तक साथ रहता है? अच्छा, हाँ, वो ऐसा है कि जब एक लेखक अपने पात्रों के साथ जीवन जी रहा होता है तो वो एक तरह से परकाया प्रवेश करता है, क्योंकि महेंद्र भी इसमें रिक्शा चालक नहीं है, पर रिक्शा चालक की अगर वो कहानी लिख रहे हैं तो उनको रिक्शा चालक की तरह अपने को महसूस कराना होगा। और मैं एक बार एक रिक्शे से जा रहा था, मेरी एक कहानी है, उसका शीर्षक याद नहीं आ रहा है, क्या कहें। वो एक 8 साल का बच्चा है जिसकी विधवा माँ है और उसके मामा उसको कहीं और शादी कराना चाहते हैं। तो उसमें बहुत संवेदनशीलता है, माँ बेटे का मिलन है, वो दूसरी जगह माँ की शादी हो गई पर वो अपने पहले बेटे से मिलना चाहती है। तो वो चीज़ें थी, तो मैं उस रिक्शे में वो चीज़ें सोच के आंसू आ गए थे मेरे। तो वो रिक्शे वाला समझा कि कोई सूचना मिल गई है, कोई घटना घट गई है, तो उसने मुझे बताया कि मैं कहाँ हूँ, यानी मैं रिक्शे में बैठा हूँ। तब मैंने कहा भैया चलो सब ठीक है, आगे बढ़ो। तो वो खो जाते हैं हम लोग कभी कभी अपने पात्रों के साथ, पर इतना भी नहीं खोते हैं कि हम जो दायित्व हैं उसको निभाना भूल जाएं। तो हम अभी थोड़ा सा सजग है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बातें इतनी खूबसूरत चल रही हैं कि वाकई ब्रेक लेना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वक्त की कमी है। ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू होंगे, बातें हो रही हैं साहित्य पर। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं महेंद्र भीष्म जी से, उनके साहित्य से और उनकी ज़िंदगी से जुड़े विभिन्न आयामों की। उनका एक आयाम ये भी है कि वो रजिस्ट्रार हैं उच्च न्यायालय में, लखनऊ पीठ में। तो चूंकि आपका कानून से राब्ता रहा है, विच इज़ वेरी टेक्निकल, और यहाँ पर आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, साहित्य की, कैसे मैनेज करते हैं दोनों विधाओं को अगर हम बात करें? बहुत अच्छी बात है। मैं जिस पद पे रहा हूँ वहाँ पे तो बड़ी जिम्मेदारी का काम रहा है, और हम लोगों की जो नौकरी है वो 9 बजे शुरू होती है और शाम को 7 तो बज ही जाते हैं। तो इतनी व्यस्तता के बावजूद भी अगर कोई अपनी हॉबी के लिए जी रहा है तो हमारे यहाँ अवकाश भी मिलता है, और बाद का जो समय होता है सुबह का, प्रातः का, मैं ज़्यादातर सुबह 2-3 बजे के आसपास उस समय लेखन शुरू करता हूँ। तो जो मेरे दायित्व हैं उनका निर्वहन करने के बाद मैं फिर इस साहित्य में अपनी हॉबी में लग जाता हूँ। और यदि मैं इस नौकरी में नहीं होता, अगर कोई बिजनेसमैन होता या एक दुकानदार होता या कैमरामैन होता, कुछ भी होता, पर मैं एक लेखक जरूर होता। तो मेरा पहला जो है वो मैं लेखक हूँ। जीविकोपार्जन के बाद मेरे दूसरे कार्य हैं। मैं रजिस्ट्रार या जो भी पद है मैं उसमें अपने अवकाश तक रहूंगा, और जिस दिन मैं अवकाश प्राप्त कर लूंगा तो उसके बाद भी मैं महेंद्र भीष्म रहूंगा। और जब ये देह नहीं रहेगी तो मेरी रचनाएं रहेंगी और महेंद्र भीष्म का नाम भी संभवता रहेगा, पर कोई नहीं जानेगा कि वो किस पद पे थे, क्या थे। वो कोई महत्व उतना नहीं है। वो हम लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना होता है परिवार के लिए,
तो वो तो मैं क्या सभी कर रहे हैं। जी। और अगर मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछना हाँ चाहूँ तो मेरे हाँ ज़हन में एक सवाल ये आता है कि बहुत लंबे अरसे तक कानूनी तौर पे पहले ऐसा होता था कि केसेस पड़े रहते थे, बहुत डिले होते थे। पहले के दौर में और अब के दौर में क्या बदलाव आया है? बिकॉज़ कंप्यूटर है, डिजिटलाइज़ेशन का दौर है, क्या इन सब चीज़ों का कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट हाँ, बहुत दिख ही जी। इसमें अच्छा प्रश्न आपने किया। हुँ, हुँ। और इसका जो आधुनिक तकनीकियां हैं, जी। इसका बहुत गुणात्मक प्रभाव पड़ा। हुँ, हुँ। और जो मुकदमे हैं उनके निस्तारण में जी। बड़ा सहयोग मिल रहा है जो आजकल की तकनीकी है। हुँ, हुँ। अब पहले क्या होता था कि सपोज कीजिए कि कोई केस है हुँ, और हुँ। हमारे माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद में उनकी सिटिंग है। हुँ, हुँ। अब वो उस केस की करेक्शन या कोई रिकॉल एप्लीकेशन है उसके लिए उनको आना पड़ता। जब भी वो आते थे हुँ, हुँ। लखनऊ या हुँ। लखनऊ के वहाँ इलाहाबाद जाते थे, जी। तब बेंच बनती थी और वो मैटर रखा जाता था। हुँ। अब देखिए नई टेक्निक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हुँ। उससे वो वीडियो से एडवोकेट भी आ गए, वो भी आ गए और वो हुँ। केस निस्तारित हो गया। निस्तारित तो हो आने जाने का समय भी बचा हुँ, हुँ। और पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी बचा। हुँ। तो नई तकनीकी ने गुणात्मक सुधार किए हैं हुँ, हुँ। और केसों का निपटारा भी हो रहा है। जी। एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनके संरक्षण के लिए जो कानून बने हैं, क्या वो पर्याप्त हैं या उनमें अभी और ज़्यादा बदलावों की ज़रूरत है? कानून तो मेरी समझ में पर्याप्त हैं, हुँ। पर जो सामाजिक स्थितियां हैं, हुँ, हुँ। जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो हुँ। परिवार के संस्कार हैं, हुँ। उसमें उस तरफ भी ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। क्योंकि हुँ। कानून बना देना ही केवल एक हुँ। समस्या का समाधान नहीं है। जब तक हम अपने घरों में अपने बच्चों को हुँ, अच्छे हुँ। संस्कार नहीं देंगे, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ने को देंगे, जी। तो वो फिर कानून की अवहेलना भी नहीं करेंगे वो, अगर वो अच्छे संस्कारवान बनेंगे। हुँ, हुँ। और जब उनको संस्कार नहीं मिलेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो वो हुँ। कानून का महत्व नहीं समझेंगे। जी, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कहानियों का और स्टोरीज़ का जमावड़ा रहता है। हाँ उससे कितनी म हेल्प मिलती है आपको अपने लेखन में? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं एक समय पर जी। मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ कि जी। मैं छद्म नाम से हाँ। मनोहर कहानियाँ वगैरह में मैं कहानियाँ भेज चुका हूँ। जी। तो मेरी तनख्वाह उस समय जितनी हुआ करती थी, हाँ, हाँ। उतना मुझे उन कहानियों से मिल जाता था। यानी अच्छा। 1200 रुपये की चेक आती थी अच्छा। और मेरी तनख्वाह थी 1600 रुपये। तो 1200 रुपये 1600 में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर दो हाँ। चेकें भी आ गई तो वो तनख्वाह से भी ज़्यादा हो जाती थी। हुँ। तो बहुत सारे मैटर हैं, केसेस हैं जो पढ़ते हैं जब हम लोग हुँ। सामने, तो दिख जाती हैं। तो हुँ। उससे वो कहानियाँ मिल जाती हैं। जी। ज़्यादातर वो अपराध वाली कहानियाँ होती थी, पर लगा कि कहीं मैं अपराध लेखक ही ना बन जाऊं जो हुँ। इस तरह की पत्रिकाओं में ही छपता रहूं। जी। तब मैंने वहाँ से अपने को अलग किया था। एक लेखक के तौर पर महेंद्र जी, कितना मुश्किल होता है तटस्थ हो पाना, अपनी भावना उसमें ना डाल पाना, किरदार की भावनाओं के अकॉर्डिंग लिखना? हाँ, ये पहले तो मैं बता दूं कि एक हुँ। लेखक को हुँ। किसी दायरे में नहीं बंधा होना चाहिए। हुँ। विचारधारा में वो हो, ठीक है, हुँ। पर वो जो धारा घेरे होते हैं उससे हुँ। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो फिर अपने, और एक लेखक की कोई अपनी जाति, लिंग, धर्म, हुँ। हुँ। इसका नहीं होना चाहिए। कि हुँ। अगर वो लिख रहा है तो वो फिर निरपेक्ष भाव से, हुँ। अगर वो स्त्री विमर्श पे लिख रहा है तो ये नहीं कि वो स्त्रियों की कोई बुराई लिखे क्योंकि वो पुरुष है, हुँ। या वो इस जाति का है तो उस जाति का फेवर करे या इसका हुँ। ना करे। हुँ। तो जो एक सच्चा लेखक होता है वो इन सब से अलग होता है। वो हुँ। तटस्थ ही रहता है हुँ। और अपने किरदारों के साथ पूरा हुँ। न्याय करता है। क्योंकि हुँ। वो जो लेखक है उसमें जो अभिनेत्री है या नायिका हुँ। है तो वो हुँ। लेखक ही है, वो हुँ। नायक है वो भी लेखक है, और जो हुँ। खलनायक है वो भी लेखक है। लेखक है। तो जब वो खलनायक के डायलॉग लिख रहा होता है तो वो उसके भाव पूरे लिख रहा है, हाँ। पर वो उससे तटस्थ है। जी। अगर वो सिगरेट पी रहा है या, तो हुँ। जरूरी नहीं है कि लेखक पहले सिगरेट हुँ। पिए हुँ। और फिर उसके अंदर भाव आए। हुँ। ऐसा कदापि नहीं है। मेरे कई साथी हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, हुँ। पर मैं इन सबको नहीं मानता हूँ। मेरा हुँ। कहना है कि अगर आप के अंदर कुछ है, हुँ। ईश्वरी आशीर्वाद है, हुँ। तो वो लिखा ले जाती है। और अब आधुनिक, पहले तो हम लोग पेन से लिखते थे, हुँ। कलम से, हुँ। अब लैपटॉप में या अपने मोबाइल में भी हम लोग बोल के लिख सकते, जी। अपनी चीज़ें कर हाँ, सकते हैं। तो बहुत सुधार आया है। पहले बड़ा आलस लगता था कि कैसे लिखें, कैसे जी। उंगलियां दर्द कर रही है, समय नहीं है। हाँ, हाँ, पर हाँ। अब ये नई जो तकनीकी आई हैं उसमें लेखकों को भी बड़ा फ़ायदा मिला है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने नाटक भी लिखे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि नाटक लिखने में और उपन्यास लिखने में क्या बेसिक डिफरेंस है जिसका ख्याल रखना पड़ता है, तो वो क्या है? अच्छा।
देखिए, भरत मुनि का अपना एक सिद्धांत है। और उपन्यास में मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको जी। कि जब मैंने ये कहानियाँ लिखी थी, जिनका नाट्य रूपांतरण हुआ, या जब मैंने नाटक कभी लिखा है, तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस कहानी पे मेरे ही पात्र कभी मंच पर दिखेंगे मुझे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और एक स्वांता सुखाय लिखा करते थे, उसका नाट्य मंचन हुआ। अभी एक मेरा बहुत पॉपुलर नाटक है ये, तीसरा कंबल जी। तो इसमें आसफा थी लखनऊ की, जो अब नहीं रही कोरोना काल में। तो इन्होंने अभिनय किया, या और भी पात्र हैं जिन्होंने अभिनय किया जी। टीकमगढ़ की समरप्यामी फाउंडेशन की गीतिका वेदिका, उसने बुंदेलखंड में करीब 2 दर्जन मंचन कराए इसके। लखनऊ में भी इसके मंचन हुए, विनोद मिश्रा जी वगैरह डायरेक्टर रहे हैं, अजय द्विवेदी रहे हैं। तो जब वो लेखक लिखता है ना, तो उसे ये नहीं रहता कि इसमें भाषा क्या है, शैली क्या है, और ये उपन्यास कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे लिखा जाता है। ये कहीं से हम लोग प्रशिक्षण लेके नहीं आए हैं। वो लिख गया, फिर कोई कह रहा है कि आपकी भाषा प्रांजल है, तो पता चला कि प्रांजल भी एक शब्द होता है। उन्होंने कहा आपने बड़ी शोध किया है, गवेषणात्मक है, तो कई शब्द हम लोगों को बाद में पता चलते हैं कि अच्छा हमने इस शैली में लिखा है। तो बस यही है कि एक लिखना था तो लिख गया। और ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हिंदी का भाषा विज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो लिखा करता था, तो मुझे ये तक नहीं मालूम था कि टेबल में किताब रखी है कि टेबल पर किताब रखी है। पर जब बाद में मेरे साथियों ने सुधार किया, वरिष्ठ लोगों ने, तो लगा कि तब सीखने को मिला। तो एक लेखक सीखता भी रहता है। वो कोई कहानी या उपन्यास जब दिमाग में आता है, तो वो शोध करता है। बस उसे ज्ञान होना चाहिए कि जिस विषय को वो उठा रहा है उसका वो विशेषज्ञ हो जाए, तब लिखे। हाँ, अन्यथा बहुत हंसी का पात्र बनता है। जी, अब एक सवाल जो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए बता पाना। आपने इतने सारे उपन्यास लिखे, इतने सारे नाटक लिखे, इसमें बहुत सारे किरदार रहे होंगे। आपके दिल के करीब वो कौन सा किरदार या उपन्यास है जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं? बड़ा कठिन होता है ये भी बात सही है आपने कहा। क्योंकि मेरी कहानियों में या उपन्यास में वो स्मरण आते हैं, वो पात्र जो उस समय लिख रहा था मैं उनके ऊपर। एक मेरी पात्र है चंदा, ये इसमें है किन्नर कथा में। तो वो एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेती है, और उसकी जो जुड़वा बहन है वो अच्छी जगह ब्याही जाती है। और वो बचपन से ही माता पिता ने तो उसको मारने के लिए भेज ही दिया था, पर वो बच जाती किसी वजह से। और जब वो दोबारा आती है उसी घर में एक किन्नर की तरह, तब वो सारी स्मृतियाँ उसके दिमाग में आती, तो वो बहुत जगह संवेदना बढ़ जाती है। और वो लेखक अपने पात्रा के साथ कई जगह वो भी द्रवित होता है। तो वो बहुत हृदय के पास है, वो करीब है आपके। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आप आए, हमसे बातचीत की। हम अपने चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए हमें अपने इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करना होगा। लेकिन जाने से पहले जो ऑडियंस आपको देख रही हैं, जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, और जो लेखन में जाना चाहते हैं, वो किन किन उपन्यास को पढ़ें ज़रूर, और किन किन बातों का ध्यान रखें लिखने से पहले, लेखन की शैली को कैसे वो डेवलप करें अपने अंदर? देखिए, मैं आपके जय घोष के श्रोताओं को, दर्शकों को ये बात कहूँगा कि आप अच्छा साहित्य पढ़िए। जो हमारे नामी गिरामी लेखक लेखिकाएं हुई हैं उनको पढ़िए। महादेवी वर्मा जी से लेके अमृतलाल नागर, हमारे लखनऊ के भगवती चरण वर्मा हैं, बंगाल के, हमारे देश के और विदेशों के भी जो अच्छे राइटर हैं, आप उनको जब पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे विजन आएंगे, विचार आएंगे, और आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और जो नए लेखक हैं, लेखिकाएं, उनको भी पढ़ें। तो कहीं भी कोई, और फिर ये कोई बना के नहीं हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारे नैसर्गिक भी हमारे अंदर है। तो अगर वो चीज़ आपके अंदर है कला, तो वो अपने आप उभर के आएगी। बस थोड़ा सा मांझने की जरूरत होती है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और इस कार्यक्रम को में आप अपने कमेंट दीजिएगा, और महेंद्र भी इसको पढ़िए, बस मेरी यही आपसे विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।